आप पुणे को किस तरीके से याद करते हैं? एक आईटी सिटी के तौर पर, एक इंडिया के एजुकेशन हब के तौर पर, या फिर एक ऐसे शहर के तौर पर जो लगातार पिछले 2 दशकों से बढ़ता ही जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की खबरें यहाँ से आ रही है नशे को लेकर, नशे के नेटवर्क को लेकर, वो एक बहुत सीरियस सवाल खड़ा कर रही है। करोड़ों के ड्रग्स यहाँ से पकड़े गए हैं, एयरपोर्ट पर ये ड्रग पकड़े गए हैं, इस तरीके की जब्ती हुई है, सीजर्स हुए हैं और इंटरस्टेट नेटवर्क्स स्थापित हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुणे एक बार फिर से नशे की गर्त में फंसता जा रहा है? क्या पुणे एक बार फिर से नशे का नेटवर्क कैपिटल बनता जा रहा है? सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों में ही पुणे में मल्टीपल हाई वैल्यू सीजर्स यानी कि मल्टीपल ऐसे जखीरे पकड़े गए हैं जो कि करोड़ों में जिनकी गिनती हो रही है। थाईलैंड से एक कार्गो आया जिसमें के 26.8 यानी तकरीबन 27 करोड़ का हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा गया है। हाइड्रोपोनिक वीड इन दिनों बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ऐसा पुलिस कह रही है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये पकड़ा गया है और आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये पकड़ा गया है तो इससे पहले कितने सारे ऐसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होंगे। ये जो जखीरा आया, ये जो कंसाइनमेंट आया, वो मैंडरिन यानी कि संतरों के टाइप के फ्रूट्स हैं, उनके एक बड़े से पार्सल में, एक बड़े से कार्गो में छुपा कर लाया गया। इसकी सप्लाई इस तरीके से हुई, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से सप्लाई हुई है। इससे पहले चॉकलेट के बॉक्सेस में या खिलौनों के बॉक्सेस में ड्रग्स की सप्लाई होती रही है। और अकेले पुणे एयरपोर्ट की ही मैं बात कर रही हूँ तो एयरपोर्ट पर ही नहीं, एयरक्राफ्ट के अंदर भी एक इंसान को पकड़ा गया जो कि अपने शरीर के अंदर इस तरीके से ड्रग्स लेकर आ रहा था। वो भी पुणे में ही ये ड्रग्स पहुंचा रहा था। तो इन सब मामलों में पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 9 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं। अकेले फरवरी 2026 में 4.25 करोड़ रुपए का एक इंटरस्टेट मेफेड्रोन रैकेट पकड़ा गया, जिसमें के पुणे से लेकर राजस्थान तक का ये नेटवर्क रैकेट था जो पुलिस को पता चला और इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें, ये तो मेजर रैकेट्स की बात कर रहे हैं जो एयरपोर्ट तक की डिलीवरी और एयरपोर्ट तक की सप्लाई की बात हुई, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर अगर किस तरीके से जाल फैला हुआ है उसको लेकर अगर बात करें तो बहुत सारे लोग इसमें ऑब्वियसली शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो हैरानी की बात है कि बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स इसमें पकड़े जा रहे हैं। एक मामले में एक इंजीनियर तक को पकड़ा गया है जो इस तरीके की तस्करी में, इस तरीके के ड्रग रैकेट का हिस्सा काफ़ी लंबे समय से बना हुआ था और इस तरीके की वो ड्रग की सप्लाई में खुद शामिल था। तो इसके क्या परिणाम हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ है और किस तरीके से ये लोगों के हाथ तक पहुँचता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट अगर हम देखें तो सबसे बड़ा शिफ्ट इसमें ये है कि एंट्री पॉइंट बदल चुकी है। इससे पहले जब भी हम बात करते थे ड्रग के रैकेट्स की या ड्रग के सप्लाई की या ड्रग कहाँ से आ रहे हैं, तो हमने जिस तरीके से धुरंधर में भी देखा तो ड्रग्स या तो नेपाल की तरफ से आते थे, बॉर्डर के पार से आते थे। अब जो ज़्यादातर ड्रग्स आ रहे हैं वो थाईलैंड के रूट से आ रहे हैं। लेकिन उनकी एंट्री पॉइंट क्या है? पहले एंट्री पॉइंट या तो मुंबई होती थी या तो फिर बॉर्डर होता था जो नेपाल बॉर्डर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट से कोई भी या फिर कार्गो से अगर कोई भी इस तरीके के ड्रग्स आते थे तो वो ज़्यादातर मुंबई एयरपोर्ट से एंटर होते थे। लेकिन अब पुणे इसका एक एंट्री पॉइंट बन गया है। पुणे में एक बहुत बड़ा ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ड्रग्स अब मुंबई की बजाय पुणे एयरपोर्ट पर एक इमर्जिंग एंट्री पॉइंट, एक इमर्जिंग हब के तौर पर देखा जा रहा है ये शिफ्ट। ऑफिशियल्स की अगर बात माने तो 2025 में पुणे एयरपोर्ट पर 12 स्मगलिंग के अटेम्प्ट्स पकड़े गए। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि 12 अटेम्प्ट्स पकड़े गए हैं, यानी बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स तो हैं ही जो नहीं पकड़े जा चुके, जो पुलिस के हाथ नहीं लगे। अगर शहर में ड्रग सप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं। आप इससे पहले 2026 अब
से लेकर अब तक मार्च तक में ही मल्टीपल केसेस पकड़े जा चुके हैं। नशे की ये लत किस तरीके से खोखला करती जा रही है हमारे सिस्टम को, हमारे यूथ को, इस बात को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आंकड़े बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत बड़ा पिक्चर बता रहे हैं कि ये समस्या और कितनी गहरी होती जा सकती है। इसीलिए समय पर इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंकड़े चिंताजनक हैं। अकेले 2024 में पूरे राज्य भर में, अकेले पुणे की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे महाराष्ट्र में आपको सुनकर हैरानी होगी 4,249 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं। 4,249 यानी तकरीबन 4,2500 करोड़ रुपए के ड्रग्स आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र भर में अगर पकड़े गए हैं तो इसका मतलब कितने ज़्यादा कंज्यूम भी हो चुके हैं, कितने ज़्यादा शहर में फैल भी चुके हैं, कितने ज़्यादा सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑलरेडी शहर में हो चुके हैं अलग अलग महाराष्ट्र के शहरों में। उसके अलावा 14,000 लोगों को पकड़ा गया है। अकेले 2024 में 14,000 लोग पकड़े गए थे ड्रग की कंजम्पशन के लिए, ड्रग का इस्तेमाल करने के लिए 14,000 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। अब शॉकिंग बात यह है कि इस सब में सबसे ऊपर अगर कोई शहर है तो वो है पुणे शहर। अकेले पुणे शहर में तकरीबन 3,700 करोड़ रुपए का ड्रग्स का सामान पकड़ा गया, यानी पुणे में सबसे ज्यादा ड्रग्स की बिक्री हुई है। 2025 में अकेले पुणे में 189 यानी कि 189 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 287 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 5.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं। इससे पहले 2023 की बात करें तो तब 18 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जा चुके थे। ये एक मल्टी लेवल नेटवर्क, पूरा का पूरा सिस्टम स्थापित हो चुका है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले तो इंटरनेशनल सप्लाई यहाँ पर पहुँचती है पुणे में। फिलहाल ये मैंने जैसे बताया थाईलैंड जैसे कंट्रीज से ज़्यादा आ रहा है। इसके एयरपोर्ट एंट्री तक की सबसे बड़ी समस्या होती है। एक बार एयरपोर्ट की एंट्री पार हो जाए उसके बाद लोकल हैंडलर्स तक ये सामान पहुँचाया जाता है और उसके बाद ये छोटे छोटे सड़कों तक पहुँच जाता है और वहाँ से ये लास्ट एंड यूज़र तक पहुँचता है। और कई केसेस में छोटे विक्रेता, शॉपकीपर्स और उसके साथ साथ पान के गल्लों तक की जो चेन है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। खास करके पान के गल्लों पर इस तरीके के जो ड्रग्स है वो ज़्यादा पकड़े गए हैं और इसीलिए पुणे पुलिस ने पान के जो गल्ले हैं वहाँ पर ज़्यादा छापेमारी करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से वहाँ पर ज़्यादा नज़र पुलिस की है और इसके भी अलावा एक सिस्टम को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पुणे पुलिस अब बहुत ज़्यादा निगरानी बनाकर रख रही है। वैसे अगर पुणे शहर के या आसपास के अगर हिस्ट्री की बात करें तो मैं जब खुद क्राइम की रिपोर्टिंग किया करती थी उस समय की ये बात है। तकरीबन 2 दशकों से पुणे में इस तरीके की पार्टियां कोई नई नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब ड्रग्स पुणे में पकड़े जा रहे हैं। पहले पुणे रेव पार्टीज के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन हुआ करता था। सिंथेटिक ड्रग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और पुणे के पास में गांव में जिस तरीके के फार्म हाउसेस हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, वहाँ पर इस तरीके की पार्टीज आयोजित होती थी। तो पुणे शहर से लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, वहाँ पर पार्टीज करते थे। रेव पार्टीज में ये शामिल होते थे। देर रात तक इस तरीके की फार्म हाउसेस में पार्टीज होती थी। यहाँ पर मेफेड्रोन और डिजाइनर ड्रग्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। ट्रेंड ठाणे तक में पहुँच रहा था क्योंकि ठाणे रूरल के जितने एरियाज हैं वहाँ पर भी रेव पार्टीज धीरे धीरे सुनने में आ रही थी। लेकिन जैसे ही पुणे में, खास करके अगर आपने पुणे के पहले एसपी हुआ करते थे विश्वास नांगरे पाटिल जो कि अब मुंबई में हैं, उनके इस तरीके के रेव वो उनकी पॉपुलैरिटी दरअसल खास करके आपने सुना होगा पुणे में एक बहुत ही नामचीन पुलिस ऑफिसर रहे
खास करके आपने सुना होगा, पुणे में एक बहुत ही नामचीन पुलिस ऑफिसर रहे विश्वास नांगरे पाटिल, जो अब मुंबई पुलिस में शामिल है। तो उनका दरअसल आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उनका सबसे बड़ा योगदान और उनकी पॉपुलैरिटी भी इस वजह से बढ़ी क्योंकि उन्होंने ये जो रेव पार्टीज हैं उन पर सबसे ज़्यादा रेड्स डाली और उन पर छापेमारी की वजह से ये जो ट्रेंड है वो काबू में आ सका। लेकिन पुणे क्यों पुणे में इस तरीके की जो हलचल है वो इतने साल से देखने को मिल रही है? क्यों पुणे में इस तरीके की पार्टीज का चलन बढ़ता गया है पिछले 2 दशकों में? आपने अगर देखा होगा तो पुणे, जो कि आईटी के लिए अब पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज और फार्मा कंपनीज भी पहुँच चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर नए जो नौजवान हैं, नए यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई है। स्टूडेंट कैपिटल तो ये पहले से था ही, बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर है, तो बहुत सारे यंग पॉपुलेशन को यहाँ पर आज़ादी मिली है। पूरा यूथ फोर्स है, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, नया नया इनकम है। स्टूडेंट्स पूरे देश भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि अगेन अच्छे घरों से ज़्यादातर आते हैं। इनके पास भी अच्छा खासा एक स्पेंडेबल इनकम है और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात, आज़ादी। एक आज़ादी यहाँ पर जो मिलती है बच्चों को, सुरक्षा तो है ही, और उसके साथ साथ जो आज़ादी यहाँ पर पुणे में देखने को मिलती है वो 2 प्रकार की आज़ादी है। एक तो फाइनेंशियल आज़ादी है और दूसरी आज़ादी अगर हम देखें तो वो है कि अभी एक कुछ दिनों पहले वीडियो आया था, पुणे में एक लड़की थी जो नॉर्थ से आई हुई थी और तकरीबन 20s में ही होगी उसकी उम्र, और ये लड़की कह रही है कि मैं रात के 2 बजे चांदनी चौक पर हूँ और यहाँ पर इतनी आसानी से मैं घूम पा रही हूँ जो कि मैं अपने होम सिटी में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तो ये एक अलग आज़ादी का एहसास है जो लोगों को देर तक बाहर रखता है, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, ऐसी पार्टीज़ में शामिल होते हैं, धीरे 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 करके ये मामला कब ड्रग्स तक पहुँच जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारों के साथ ये होता है और ये चलन इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए जो आज़ादी 2 प्रकार की है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ एक इंडिपेंडेंस ऑफ बाहर घूम पाना, और तीसरा एक और जो इंडिपेंडेंस है वो है कि कोई जानता नहीं है हमको यहाँ पर, तो इसका मतलब सोशल टाइज ना होने की वजह से आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके मन में आए। तो कुल मिलाकर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस सब वजहों के अलावा है कि वो है हाई डिमांड ऑफ प्रीमियम ड्रग्स जैसे कि हाइड्रोफोनिक वीड, वो यहाँ पर देखा गया है। और ऑफिशियल्स भी ये बता रहे हैं कि ये डिमांड ही है जो स्मगलिंग को बढ़ावा दे रही है या ड्राइव कर रही है। यानी अवेलेबिलिटी है इसलिए लोग ड्रग्स ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। डिमांड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसकी मांग कर रहे हैं, तब जाकर इसकी डिमांड यहाँ तक पहुँच रही है और तब जाकर पुणे तक ये ड्रग्स इस तरीके से पहुँच रहे हैं। जहाँ डिमांड होती है वहाँ सप्लाई अपने आप रूट बना ही लेती है। तो ये इसीलिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर ये सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी पुलिस को अब इसके लिए क्या क्या करना है या पुलिस किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। तो सबसे पहले तो क्रैकडाउन्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ती जा रही है। जितने भी इंटर स्टेट नेटवर्क्स हैं, यानी पुणे से ठाणे की ओर या फिर राजस्थान की ओर जिस तरीके से ये ड्रग्स पहुंच रहे हैं, उन पर भी अब नज़र रखी जा रही है। टिप ऑफ्स के लिए पुलिस खुद इंतज़ार कर रही है या लोगों को एनकरेज कर रही है कि आपके पास कोई जानकारी है तो वो ज़रूर हम तक पहुंचाए। और जैसे मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स पर ख़ास तौर पर और ज़्यादा निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ये भी विचार कर रही है कि कोई ऐप बनाया जाए जिसके ज़रिए लोगों के पास ये सुविधा हो कि लोगों के पास अगर किसी तरीके का टिप ऑफ हो, किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो, तो वो पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन तुरंत भेज पाए और वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर पुलिस अपना जाल बिछा पाए। लोकल लेवल जो नारकोटिक्स है उसकी मॉनिटरिंग और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि पुलिस स्टेशन में भी नारकोटिक्स को हैंडल करने वाले जो फोर्स है उसको अब बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये सब तब होता है जब प्रॉब्लम कोई लोकलाइज नहीं रहती है, एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और पुलिस को भी
या सरकार को भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये अब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बन रहा है और अब ये सिर्फ एक शहर की प्रॉब्लम नहीं है या एक राज्य की प्रॉब्लम है नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनने का अब खतरा बढ़ता जा रहा है। अब ड्रग्स की हम अगर बात करें तो आप खुद भी जानते हैं कि ड्रग्स का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता। जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है सिर्फ उस तक ये इम्पैक्ट शामिल नहीं है या उस तक ये इम्पैक्ट सीमित नहीं है। ड्रग्स की वजह से क्या क्या होता है, अगर कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है तो सबसे पहले क्राइम नेटवर्क को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमने धुरंधर फिल्म में भी देखा किस तरीके से क्राइम या फिर इंटरनेशनल नेटवर्क्स को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, क्राइम को हम बढ़ावा दे रहे होते हैं। अब जो भी इस तरीके का ड्रग्स खरीदेगा, जाहिर सी बात है वो कोई गूगल पे नहीं करेगा या फिर कोई चेक तो नहीं देगा, बैंक ट्रांसफ़र तो नहीं करेगा, वो कैश में डील करेगा। तो इसका मतलब ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है इन ड्रग्स के ज़रिए। उसके अलावा आप ये सोचिए, यूथ की प्रोडक्टिविटी एक बड़ी समस्या ये है कि जो इसमें शामिल है वो ज़्यादातर युवा वर्ग है। उस युवा वर्ग को काम करना है, पढ़ाई करनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी पर, उसके कामकाज पर कितना ज़्यादा असर करता है, उसकी सेहत पर तो असर कर ही रहा है ड्रग्स का पूरा जाल, लेकिन उसके अलावा उसकी हर रोज़ की प्रोडक्टिविटी पर भी असर डेफिनेटली होता है। और अगर प्रोडक्टिविटी पर असर होता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी पर भी इसका असर होता ही है। तो सबसे डेंजरस है सिटी का इकोसिस्टम, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर कोई देर रात तक बाहर रहता है, नशा करता है, तो बहुत सारे इसके परिणाम और होते हैं। रैश ड्राइविंग के मामले हम देखते हैं, हम विमेन के साथ क्राइम्स के मामले देखते हैं, लड़ाई झगड़ों के मामले देखते हैं। कहीं ना कहीं ये ड्रग्स के साथ, नशे के साथ भी जुड़े होते हैं। तो हम एक तरीके का, इस तरीके का भी कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे मामलों की वजह से देखते ही हैं। तो शहर का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम भी ऐसे मामलों की वजह से खराब होता जाता है। तो पुणे ड्रग कैपिटल के तौर पर पहचाना जाए, ड्रग्स की तस्करी के लिए पहचाना जाए, इससे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप या आपके आसपास के कोई या आपके बच्चे पुणे में हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए कि क्या उन तक ड्रग्स पहुंच रहे हैं या ड्रग्स से वो दूरी बनाकर रख रहे हैं या नहीं। ये वार्निंग साइंस ज़रूरी है कि हम भी देखें और हम हिस्ट्री जो सिखाती है उसको नज़र में रखकर अपने लिए, खुद के लिए इस तरीके के स्टेप्स उठाएं। शहर खतरनाक नहीं है, शहर बहुत अच्छा है, लेकिन शहर की आदतें अच्छी बनाए रखना हमारे भी हाथ में है। और अगर आपके बच्चे खास तौर पर पुणे शहर में हैं, पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, या आप खुद पुणे में हैं, आप इस पूरे जाल का हिस्सा किस तरीके से ना बने, आप इस नशे के नेटवर्क से अपनी दूरी बनाए रखें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कदम इस तरीके से आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम मयूरी। अगर आपको मेरे इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हों, जो ह्यूमन सेंट्रिक हों, जो खबरों से जुड़े हुए हों लेकिन हर एक इंसान से भी जुड़े हुए हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।